जैसे ही रहमान साहब का टाइम ख़त्म हुआ, वहीं से उज़ैर बलूच बहुत सुर्खियों में आए। हमारे यहाँ कल्चर है जी। बलोचों में, पश्तून में और सिंध में भी है कि कत्ल का बदला कत्ल। इस्लाम भी कहता है। अरशद पप्पू, उनका कत्ल हुआ और उनके सर से फुटबॉल बना के खेले गए। आप डेलिबरेटली मार रहे हैं, तो इस तरह की चीजें करके आप कानून का भी तमाशा बनाते हैं और इस्लाम को भी तौबा नऊज़ुबिल्लाह आप तमाशा बनाते हैं कि लोग आप लाइसेंस टू किल दे दें, ये मारो, थोड़े कोल 2 करोड़ हैं तो दे देना। ये गुल प्लाजा की आग लगी नहीं है, लगाई गई है अच्छा। कि वहाँ एक नया प्लाजा बनाया जाएगा या और किसी बिल्डर ने ये आइडिया किया हो, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे शहर में। 2 रेंजर्स के अफसरान अगवा हुए, इल्ज़ाम आया उज़ैर बलोच के ग्रुप पे। मुख्तसर ये कि वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, लेकिन जब तक ये रेंजर्स वाले वहाँ पहुंचे, उन रेंजर्स के अफसरान का मर्डर हो चुका था। तो कहा जाता है कि उज़ैर बलूच के दौर में बाकायदा टॉर्चर सेल्स बनाए गए। ये गलत बात, ऐसा कुछ नहीं था। अब तो आपके सामने जो हबीब बैठा है ना, वो 5% ज़हीन है। 95% हमने अपनी जहानत, अपनी चालाकी और अपनी होशियारी गठरी में बांध कर दफन कर दी है। ये एमक्यूएम के लोग और ये गेंडा स्वामी नारायण जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बलोचों का एक ग्रुप बनाया, उनको टोपियां पहनाई और उनको उन्होंने बलोच डिक्लेयर किया, जो थे एमक्यूएम के लोग। अरे बलोचों को तो छोड़ने, सिंधियों को छोड़े। आपका इमरान खान इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, वो कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सका, डिपोर्ट विद इन अ कंट्री। बिलावल साहब, इनमें कुछ झलक नजर आती है आपको बेनज़ीर साहिबा की? ये झलकियों से थोड़ी काम चलती है। झलकियों से तो जलसे की खूबसूरती बढ़ती है कि वहाँ यही है। पाकिस्तान लियारी वालों ने बनाया, कायदे आजम लियारियन थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर हमारे पास रहकर गए तो वो भी लियारियन थे। शेर आबिद भले वो लाहौर का रहने वाला हो, ये लाहौर का, वो कहते हैं ना लाहौर है, नहीं वो तो लियाड़ी में आया ना, लियाड़ी में, और लियाड़ी में रहा है भाई। तो हमारा तो बड़ा रोल है। अब आप माने ना माने, वी डोंट केयर। बंदा था जिसका नाम है कलभूषण, उसका अच्छा नाम नहीं कोई रखा था इन्होंने, मुस्लिम नाम। उसने किसी ना किसी जगह रिप्लेस करना था, ठीक है ना। अब वो अरेस्ट हुआ है, उसकी जब तहकीकात होगी तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन होगा। हकूक की बात करने वाले एमक्यूएम के लोगों ने नौकरियां बेची और अब भी बेच रहे हैं, और मुझे ये कहते हुए कोई आड़ महसूस नहीं होती। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर तक नौकरियां मेरिट पे या सिफारिश पे मिल जाती थी। एक इल्ज़ाम उसमें से ये भी था कि लियारी के बच्चों के हाथ से कलम लेके उनके हाथ में क्लैशनकोव्स पकड़ाई गई। उनको 3 लाख वोट लेने वालों को हमने महदूद रखा 26,000 तक। फारूक सत्तार साहब आए ना, मुझसे बात करें, आप उन्हें बुलाएं, आप बुलाएं, टिकट हम देंगे उनको बिजनेस क्लास की, फारूक सत्तार को, कि बताएं इलेक्शन में क्या हुआ। हर 3 साल के बाद अपना बयानिया बदल दें। जाग पंजाबी जाग, एक नया बयानिया। इया का नाबुदु इया का नस्तईन, एक नया बयानिया। इनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ा? मोहतरम गेंडा स्वामी नारायण अल्ताफ हुसैन साहब को, मलिक रियाज के पास। लियारी की बेटियों ने फुटबॉल, बॉक्सिंग खेलना शुरू की और आज दुनिया में जा रही है हमारी बेटियां। अमेरिका के कहने पे जो आपने तालिबान बनाए थे, वो लियारी में भी रहते थे। तो हमने उनसे कहा था कि तुम अफगानिस्तान के लिए बने हो भाई, अपनी हिफाजत करेंगे। हबीब मर जाएगा, उज़ैर मर जाएगा, रहमान मर गया, अल्लाह ताला ने हिफाजत का जुम्मा लिया हुआ है, कोई ना कोई उसे रिप्लेसमेंट करेगा। हम उस वक्त की बात नहीं करते, हम इस वक्त की बात करते हैं। इस वक्त थोड़ा सा उसकी हाल इतना अच्छा नहीं है लियारी का, और अगर वो विलन था तो इतने बरसों तक निज़ाम कैसे चलता रहा? अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ऑलवेज गुड, नो कंप्लेन। एक दफ़ा फिर से प्लीज। क्योंकि हमारा जो रहमान साहब को लेके जो शो था, इट वाज क्वाइट गुड एंड क्वाइट वायरल। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि हम आगे की स्टोरी सुनना चाहते हैं, Okay. हम उज़ैर बलूच को सुनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक दफ़ा फिर से तकलीफ़ दी जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, आपकी मोहब्बत है, खलूस है, और आपने फिर हमें मौका दिया, और मैं यहाँ आकर फिर अच्छा महसूस करता हूँ। और मैं वही बात करूँगा जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है, जी न लगी न लपटी, बिल्कुल। न कमर्शियल फिल्मों की तरह। तो जो आप पूछना चाहेंगी बिल्कुल पूछें आप, और मैं आपके नाज़रीन को भी यकीन दिलाता हूँ
नाजरीन सामीन कि जो बात मैं करूँगा वो सच के अलावा कुछ नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो मैं सच नहीं कह सकूँगा तो फिर कह दूँगा कि नो कमेंट्स। वो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमारी जो बात का अख्ताम हुआ था लास्ट टाइम वो ये था, आपने यहाँ पे ख़त्म किया था कि मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उज़ैर बलोच को छोड़ा जाए। यस, अब भी कहूँगा, मैं जी। बार बार यही कहता हूँ। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस जैसे ही रहमान साहब का टाइम ख़त्म हुआ वहीं से उज़ैर बलोच बहुत सुर्खियों में आए, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि उज़ैर बलोच कौन है? उज़ैर बलोच लियारी का बेटा है, फर्जंद पाकिस्तान है, लियारी का बेटा है, सिंध का बेटा है, और उसने अपनी मट्टी का कर्ज अदा किया है कि जब हम बीइंग अ पाकिस्तानी पैदा होते हैं, जैसे अब हम पे दो कर्ज हैं, एक पाकिस्तान का और एक बरतानिया का। बिल्कुल। तो क्योंकि जहाँ आप रहते हैं तो हमारा ये नज़रिया है, हमारा ये कल्चर है, हमारा ये डीएनए है कि जहाँ आप रहते हैं वो आपकी मट्टी होती है और आपका वतन होता है। तो वतन से पहली ही शर्त वफादारी है। बिल्कुल। तो उज़ैर लियारी में पैदा हुआ, पाकिस्तान का शहरी था, है और रहेगा। तो दो बातें लोग करते हैं जी, वो फिर ईरानी कैसे हो गया, उस तरफ भी आएंगे हम। हाँ, तो उसको मैं कह देता हूँ। और ड्यूल नेशनलिटी हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ बलोच कल्चर में कुछ लोग ड्यूल नेशनल है, ओमान के, मस्कत के, बिल्कुल। कुछ ईरान के हैं, कुछ कतर के हैं। हम अब लोग जैसे भी तो है ना ड्यूल नेशनल। ड्यूल नेशनल है, जैसे ब्रिटिश, पाकिस्तान। अब जैसे मेरे वालिद मस्कत आर्मी में थे, ओमान की आर्मी में थे, तो हम अब भी ये राइट्स रखते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो हमें ओमान की नेशनलिटी मिल जाएगी। जी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ इतनी वाबस्तगी हो गई है, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं अंडर 17 था, तो बहन भाइयों की जिम्मेदारियां, तो मैं मस्कत नहीं जा सका। हालांकि वहाँ से 2 बार ख़त आए, मैं ख़ुद कॉन्सुलेट भी किया, जी। लेकिन वो वालदा का हमारा फ़ैसला था कि हमने नहीं जाना वहाँ, क्योंकि यहाँ की फैमिली को मेंटेन करना था एज अ घर का बड़ा होने के नाते। जी। तो उज़ैर बाई बर्थ पाकिस्तानी है, लेकिन क्योंकि पेरेंटल जो फोर फादर्स हैं वो ईरानी थे, जी। तो वो कभी भी ईरानी, हम कहते हैं सजल, आप कहते हैं पासपोर्ट, एक छोटा सा कार्ड होता है जो ईरान गवर्नमेंट इशू करती है। ओके। तो 90% बलूचिस्तान के बलोच, लियारी के बलोच, मलिर के बलोच वो ईरानी नेशनलिटी रखते हैं। और उसमें कुछ लोग, वैसे मैंने कहा ओमान, शायद आपको याद हो कि हमारा ग्वादर जो था, इट वाज पार्ट ऑफ ओमान, मस्कत। बिल्कुल साथ लगता है ना। उस वक्त की हुकूमतों ने जो मामला हुआ तो ग्वादर हमें मिल गया, जी। ठीक है ना। और एक वक्त था अभी कुछ अरसा पहले तक ओमान के लोग आते थे, ग्वादर से बलूचिस्तान के लोगों को भर्ती करते थे अपनी फोर्सेस के लिए, जिसमें आर्मी और पुलिस फोर्स होती थी। फिर मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस ने क्या किया क्या नहीं किया कि वो सिलसिला रुक गया। ये सिलसिला भी होना चाहिए। तो बलूचिस्तान की जो हम पे बर्डन्स हैं हमारी गवर्नमेंट्स पे, वो अपनी नाअहलियों की वजह से या कुछ भी कमियाबी की वजह से, महरूमियों की वजह से उन लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि 10 मई के बाद जी। F-17 थंडर की वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। बिल्कुल। तो हम अपने बलोचों को, अपने सिंध के लोगों को एडजस्ट करें इन गल्फ ममालिक में। आज भी हमारे बहुत सारे बलोच लियारी के दुबई की पुलिस में हैं, ओमान की पुलिस में हैं, इवन कतर की पुलिस में भी हैं। तो इट इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो हम 1 घंटे का न सोचें, अगले 50 साल का सोचें। बिल्कुल। तो प्लीज़। जी। तो क्वेश्चन फिर वहीं पे है कि उज़ैर बलोच साहब जो हैं जी, उनके एकदम से रहमान साहब के बाद वो कैसे हाईलाइट हो गए? हाँ मैं यहाँ था जब रहमान की शहादत हुई। ओके। अल्लाह उसे गरी के रहमत करे। बैरिस्टर सिबूतुल्लाह कादरी क्यूसी होते थे, फर्स्ट क्वीज काउंसिल, फर्स्ट मुस्लिम क्यूसी, जी। जो हमारी आपकी ड्यूल नेशनलिटी है उनके मरोने में थी। उनके घर दावत थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जोमा मतलब चौधरी एतजाज़ हसन, जहांगीर बदर एंड अदर्स, उनके घर मीटिंग थी कि टीवी में खबर चली कि रहमान बलोच को इनकाउंटर मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। तो मेरे लिए तो बहुत भारी खबर थी। तो खैर फिर मैंने उस मीटिंग को तो
महफिल को डिसबस किया और मैं घर चला गया। और अगले दिन मैंने फैसला किया बड़ा क्विक कि आई हैव टू गो पाकिस्तान बैक। ओके। तो ज़ाहिर सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक थी कि जिस तरह का पोर्ट्रेट क्रिएट किया था पुलिस ने और हुकूमतों ने और चौधरी असलम एंड कंपनीज ने कि वो कुछ को डके तो पता नहीं क्या क्या आप जानती हैं, लोग भी जानते हैं। तो मुझे बैरिस्टर सिबुद्दौला कादरी साहब ने मना किया और लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने मना किया कि यू मस्ट केयर एंड यू डोंट नीड टू गो। लेकिन मेरी वाइफ को मैंने मशवरा किया कि मेरा जाना ज़रूरी है। माई वाइफ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ अ बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिलीज। बहरहाल मैं चला गया। अब जाने की बेसिक वजह ये थी कि अगर मैं ना जाता तो जो तसलसल शुरू किया था हमने रहमान बलोच की सूरत में, उसको सरदार बनाकर लियारी के लोगों ने मोहब्बत देकर, जो हम माजी में बातें कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में कि कराची किस नहज पे चला गया था। बिल्कुल। नेटो की सप्लाई, MKM, रॉ, गद्दी नशी, मौलवी, भर्ती जो भी था, तो मेरा जाना बेहद ज़रूरी था। जाने से पहले मैंने एक कैरेक्टर है, मेरा ख्याल उसका मैं नाम लूँ या ना लूँ, मेरा ख्याल मैं नहीं लूँगा कि उससे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए दोबारा। मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। कुछ देर की खामोशी हुई कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये आ रहा है। फिर उसने कहा साहब ये तो बहुत बड़ा फैसला है, आप आ जाएं। तो मैंने कहा मैं आऊँगा और मैं खान भाई के घर जाऊँगा और आप उज़ैर बलोच को कह दो कि मैं ताज़ियत आपके साथ करूँगा। ओके। अच्छा, ये एक मैसेज था कि मेरे पास कुछ उड़ते उड़ते इत्तलात आ रही थी कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है कि रहमान बलोच का सब्स्टिट्यूट नेमुल बदल कौन होगा, अल्टरनेट कौन होगा, क्योंकि उनके बेटे तो भी बहुत छोटे थे बहुत ना छोटे उस वक्त। जी। और मैंने आपको बताया था कबीर एंड दूसरे भाई के बच्चे वगैरह। और रहमान की 3 शादियां हैं माशाल्लाह, बच्चे हैं सबसे। तो ये तय हुआ। अच्छा, वहाँ पर कुछ नाम थे जो ख्वाहिशमंद थे कि वो रहमान को रिप्लेस करे उसकी जगह पे, और शायद पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी और हो सकता है कि हुकूमत भी चाह रही हो। जिस तरह अभी आपने फिल्म में देखा धुरंधर में कि उन्होंने कैरेक्टर इंडक्ट किया है, बिल्कुल। भारतीय एजेंट, क्या नाम है, हैदर मज़ारी, हमजा मज़ारी। तो ये ना हो जाए। बहरहाल मेरा ये मैसेज था और मैंने जाके वहाँ पहुँचकर पहली फुर्सत में जाकर 2-3 घंटे के आराम के बाद मैं गया, फातिहा खानी की और उज़ैर बलोच से हमने ताज़ियत की। अच्छा, उज़ैर बलोच से ताज़ियत करने का जब आपने बोला तो उस वक़्त ये एक पैगाम था कि ही इज़ गोना बी द नेक्स्ट वन। यस, ये पैगाम था आसपास के लोगों को, लियारी के लोगों को। अच्छा, ये चीज़ें उस ज़माने में मीडिया इतना एक्टिव तो नहीं था, लेकिन एक्टिव हो गया था। फिर मैंने एक और अच्छा फ़ैसला किया, मैं अपने आप को शाबाशी दे दूं पहले। वेल डन। अभी जहन में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ काम करता रहा हूँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। हमने इमीडिएट फैसला किया अपने आप से, जो मैं अक्सर कहता हूँ हबीब ने फैसला किया, मशवरा किया हबीब से। तो फैसला ये किया कि अब्दुल सत्तार ईदी को कहा जाए और एक हम ताज़ियती रेफरेंस करें शहीद रहमान के नाम पे। उसकी तस्वीर भी मैं आपको भेज दूंगा। तो ईदी साहब को मैंने फ़ोन किया तो मेरे लिए इतनी हैरत हुई कि 7 सेकंड का भी वक्फा नहीं हुआ। ईदी साहब ने कहा बोल बोल बोल, मैंने कब आना है? तो मैंने ईदी साहब हम कल प्रोग्राम रखना चाहते हैं। कल से मुराद अगले दिन जी। और वो ईदी साहब आए। अच्छा, ईदी साहब ना सिर्फ खुद आए, आज के जो चीफ हैं फैसल ईदी वो भी साथ थे, और फैसल ईदी का बेटा आज बड़ा एक्टिव है साथ, वो भी साथ, छोटा सा था। ईदी साहब के आने से हमें बड़ी हिम्मत बढ़ी और वो तय हो गया कि उज़ैर बलोच रिप्लेसमेंट है रहमान की। और जो रहमान के साथ जितने भी लोग अटैच थे उस वक्त के, जो भी बड़े बड़े नाम थे, मैं नाम ले लूँगा, लेकिन मेरा उनसे कोई इतना कनेक्शन नहीं था। बाबा लाडला एक बड़ा कैरेक्टर है, तो उसकी भी शहादत हो गई। जब्बार जेंगो, ताज मोहम्मद ताजू, ज़फ़र बलोच वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक मैसेज चला गया और बड़ा लियारी सुकून में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी
हलचल मच गई। 9-0 पर, बिलावल हाउस में जरदारी साहब पर, और एंड मेनी यू नेम इट। लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गए कि लियारी स्मूथ हो गया, और जो हमारा मिशन था, जो हमारा मैसेज था, वो हम उसी डगर पर सिलो सिलो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। जी, लेकिन इनको चूज करने की वजह क्या थी? इनकी शख्सियत में ऐसी क्या चीजें थी कि आपको लगा कि ही कैन रिप्लेस रहमान बलोच? दैट्स अ गुड पॉइंट। मैंने कभी उज़ैर से मेरी मुलाकात नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक मरतबा मैं लियारी गया हुआ था कराची, तो अक्सर मैं 2-3 हफ्तों के लिए जाया करता था, तो 2-3 हफ्तों में 7-8 मरतबा हम रहमान के साथ डिनर किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रहमान के साथ बैठना भी दिल गुर्दे वाली बात होती थी, बिल्कुल। तो 1 to 1 हुआ करते थे। एक मरतबा शायद मुझे याद है, एक ही मरतबा नादिया गबोल एक कैरेक्टर हुआ करती थी, अब तो उनकी शादी हुई माशाल्लाह, वो यहाँ रहती थी मैनचेस्टर में, ओके। उनके वालिद लतीफ़ गबोल। तो एक मरतबा रहमान साहब ने कहा मुझे, साहब आज मैं एक दोस्त को बुलाता हूँ, अच्छा इंसान है, आपको भी मज़ा आएगा। तो मैंने कहा अब मैं तो मना नहीं कर सकता था, जी। मैंने कोई भी हो। तो जो साहब आए वो लतीफ़ गबोल थे, जो नादिया के वालिद थे। ओके। अच्छा, नादिया को उसी मुलाकात की वजह से पीपल्स पार्टी में आने की राह भी हमवार हुई। और जब नादिया गबोल को लाने के लिए, मैं उस पर बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि उस वक्त के शर्जिल मेमन थे, वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी में बड़े एक्टिव थे, तो फिर उन्होंने बड़ा रोल किया और कम्युनिकेशन मैंने शुरू की थी। जी। तो बस लतीफ़ बलोच साहब, जिसे लतीफ़ गबोल कहते हैं, मैं और रहमान बलोच साहब खाना वाना हम खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे, रहमान ने किसी से कहा, अपने एडीसी से या पीएस से या सेक्रेटरी से, कि उज़ैर को बुलाओ, उज़ैर अतवार। ओके। तो थोड़ी देर में एक यंग बॉय जीन्स और टी शर्ट्स के साथ आया और काफ़ी फासले के साथ खड़ा रहा। तो रहमान साहब ने उन्हें कहा कि भाई अपनी जो गाड़ी है वो चाबी दे दो फलाने को, और आप मोटर बाइक लेकर जाएं, और कुछ दिन एहतियात करना, कुछ जो चीज़ जो भी उनका एक प्रोटोकॉल तरीक़ेकार था। जी। तो उज़ैर विद इन 2-3 मिनट्स वाइंड अप हुआ और वो चला गया। तो फिर मुझे बताया रहमान ने कि ये फलाने का बेटा है। एक कैरेक्टर था फैज़ बलोच, जी। जो उज़ैर के वालिद थे, कि उनकी शहादत के बाद उज़ैर बिल्कुल। मैं इसका ख्याल करता हूँ वगैरह वगैरह, और ये पढ़े लिखे इंसान थे। और ये पढ़ा लिखा है, अच्छा है, समझदार है वगैरह। तो मेरे लिए ये काफ़ी था। जी। अच्छा, उसके बाद तो मेरी वाकई कोई मुलाकात नहीं हुई, हाँ। जबकि उस शहादत के बाद मैंने कहा कि अच्छा, उस दौरान में जितनी मुलाकात है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसको रहमान ने बुलाया हो और इस कदर उसकी लुक आफ्टर की हो। अब देखें, वो सवाल गौर कीजिएगा कि अपनी गाड़ी फलाने को दे दो, आप मोटर बाइक लेके जाओ, वो गाड़ी वो थी, क्या कहते हैं, वीगो टाइप की जो थी ना, जी। और आप मोटर बाइक रखो और एहतियात करना कि आपने यहाँ वहाँ नहीं जाना। तो मैंने एक आइडिया लगाया, और मेरा आइडिया बड़ा दुरुस्त था कि रहमान इतने सारे लोगों में उस पर ज़्यादा एतमाद भी कर रहा था और उसका ख्याल भी रखता था, उसके वालिद की वजह से या उसकी कैपेबिलिटी की वजह से या एबिलिटी की वजह से। और उज़ैर बलोच ने उस फैसले को बड़ा ऑन किया, साबित किया कि उसमें कैपेबिलिटी थी रहमान को रिप्लेस करने की, पाकिस्तान को बचाने की, और अपने आप को सरदार साबित करने की। बिल्कुल। And I'm really proud of it. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इनके काम की तरफ आती हूँ। इनकी जो सबसे ज़्यादा जिस वजह से ये पॉपुलर हुए, जी अच्छी खबरों में और बुरी खबरों में भी, जी सो जो सबसे पहली पॉपुलरिटी थी वो ये थी कि उन्होंने अरशद पप्पू, जी जो कि बहुत जो एकदम से आया कि उनका कत्ल हुआ और उनके सर से फुटबॉल बना के खेले गए। जी। तो क्या ये वाकई एक इंतकाम था, या फिर लियारी के लोग जो थे उन पे एक बताने का कि आई एम द पावर नाउ? मैं आज पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये सवाल मेरे पे भी बड़ा बोझ था और है। आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा।
उज़ैर के वालिद का मर्डर, एक तो होती कहानी जी। किससे, उज़ैर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो मुखालिफ ग्रुप था जिसका नाम अभी आपने लिया अरशद पप्पू साहब का, उन्होंने किडनैप किया, उसका बड़ा ब्रूटली मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी को रेलवे पटरियों पे या मच्छर कॉलोनी में फेंका। उज़ैर कई बार ये बात कर चुका है। और ये लड़ाई तो चल रही थी ऊपर से रहमान के लोगों की। अब आप कहिए उस जमाने में रहमान और उज़ैर इतना नहीं था मामला, तो उज़ैर के ही वालिद को क्यों कत्ल किया? जी। तो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि टाइम कीपर जो ट्रांसपोर्ट को डील करते हैं, जी। प्राइम गाड़ियों को कैसे भेजना, प्राइम टाइम पे किस तरह मैनेज करना, तो वो एक दुश्मनी की कहानी थी कि जी एक इलाका आपका, वो इलाका रिप्लेस हो गया, तो मुख्तसर ये कि वो अरशद पप्पू ग्रुप को या उनके वालिद को फैज़ बलोच अच्छा नहीं लगता था और उनके जहन में ये था कि शायद हम फैज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है रहमान की बैकबोन टूट जाए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कल्चर है जी। बलोचों में, पश्तून में है और सिंध में भी है कि कत्ल का बदला कत्ल। इस्लाम भी कहता है और अदर इसमें बहुत सारी चीज़ें, हिकायत भी हैं, रिवायत भी है। लेकिन इस्लाम माफ़ करने को भी तो कहता है, माफ़ भी क्या, खून बहा को भी कहता है, माफ़ उसमें करने ये को भी था कहता कि वो हो सकता है उन्होंने माफ़ी की कोशिश ना की हो, और गुंडागर्दी में तो माफ़ी नहीं होती ना, बोले जी मैंने तेरा बंदा मार दिया, उसने इसका बंदा मार दिया, वो फिर ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो लेकिन हमारे मुल्क में एक कानून भी तो है ना, एक कानून नहीं, वो का कानून निज़ाम। में माजरत के साथ वो कानून सिर्फ इलीट क्लास के लिए है। बड़े ने बड़े की बच्चे को मार दिया, वो जाके मिल लेते हैं, वो फिर करोड़ों की बात होती है। तो वहाँ आज आपके इस कानून की वजह से अदलिया भी तमाशा बनी हुई है, पुलिस भी तमाशा बनी हुई है। एक खातून ने भी जो अपनी गाड़ी से लोगों को रौंद दिया, एक पुलिस वाले के बेटे को मार दिया, तो उस पर जो हमारा जो इस्लामी कानून है जी। खून बहा माफ़ करने का, वो बड़ा क्लियर है। बिल्कुल। एक नादानी हो, गलती हो, कुछ मसला आ जाए, आप डेलिबरेटली मार रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें करके आप कानून का भी तमाशा बनाते हैं और इस्लाम को भी तोबनउज़ुबिल्लाह आप तमाशा बनाते हैं कि लोग आप लाइसेंस टू किल दे दें, ये मारो, थोड़े को 2 करोड़ हैं तो दे देना। अच्छा, तो यहाँ पे उज़ैर साहब ने अपने बाप का बदला लिया अरशद पप्पू नहीं, से। उसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। हुआ यूँ था, मेरी अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, अब ये 99.9% दुरुस्त है, 1% गलत हो सकता है। ओके। उस वक्त 2 रेंजर्स के अफसरान अगवा हुए कराची से, लियारी से, और वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी बिहाइंड दी वॉल। अरशद पप्पू ग्रुप इन्वॉल्व था, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट एमक्यूएम ने लिखा था। ओके। एमक्यूएम से मुराद उस जमाने की एमक्यूएम, अल्ताफ हुसैन 90, कि ये जो 2 बलोच, अच्छा वो इत्तफाक से वो पंजाब के बलोच थे, रेंजर्स के अफसरान, ये अगवा होंगे और इनका इल्ज़ाम जाएगा लियारी उज़ैर बलोच ग्रुप पे, और फिर ऑपरेशन की बुनियाद हमवार होगी। अच्छा, उस वक्त उस ज़माने में नबील गबुल भी उस ग्रुप में शामिल था। अच्छा। अब ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि नबील गबुल चाहे तो मुझे कोर्ट ले जाए या एमक्यूएम ले जाए कोर्ट, बरतानिया की कोर्ट या पाकिस्तान की कोर्ट। पाकिस्तान की कोर्ट पे थोड़ा बहुत अब भी मेरा भरोसा है, वरना तो अभी तो इस्तिस्ना वगैरह हो गया है। तो जी वो जब 2 रेंजर्स के अफसरान अगवा हुए, इल्ज़ाम आया उज़ैर बलोच की ग्रुप पे, मुख्तसर ये कि वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। अगवा करने वालों ने क्या किया था कि उनके मोबाइल, ली मार्केट एक इलाका है जहाँ पे दूध मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, जी। उनकी कचरा कुंडी में वो मोबाइल फेंक दिए गए। अच्छा। और उनकी लोकेशन कहाँ आ रही थी? लियारी, ली मार्केट। तो उस वक्त मुख्तसर ये कि जो भी राब्ते हुए जिन जिन के साथ, तो ये तजवीज़ आई कि यार देखो मोबाइल है कहाँ। वो बड़ी मुश्किल से रेंजर्स गई, वो मोबाइल लोकेट हुए, पता चला जी ये तो मोबाइल है। फिर उस वक्त के रेंजर्स ने कोशिशें की और उनकी लोकेशन गार्डन से मिली। वो कोई एमक्यूएम के अंदर के लोग थे जो डबल एजेंट होते हैं, उन्होंने बताया कि वो तो यहाँ है। लेकिन जब तक ये रेंजर्स वाले वहाँ पहुँचे, उन रेंजर्स के अफसरान का मर्डर हो चुका था। अच्छा। बड़ी बुरी तरीके से। तो ये साजिश तो बेनकाब हो गई।
इसी तरह एक मर्डर और हुआ था लियारी में, बहुत बड़ा मर्डर था वो, साबिक मेंबर कौमी असम्बली वाजा अहमद करीम दाद का। वो बहुत बड़े कम्युनिटी के लीडर थे, वो प्रिंस करीम आगा खान के सिक्योरिटी एडवाइजर और चीफ थे। अब आप बोलेंगी तो उसके मर्डर से लियारी का क्या ताल्लुक? बिल्कुल। और लियारी के बॉर्डर पे प्रिंस करीम आगा खान की कम्युनिटी का जमात खाना है लियारी के बॉर्डर पे, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। तो उनका मर्डर पूरी प्रिंस करीम आगा खान को चैलेंज था। उनका जहन ये था कि प्रिंस करीम आगा खान हंगामा करेगा, वो आर्मी चीफ को ही डायरेक्ट फोन करेगा ना, प्रिंस करीम आगा खान चीफ या सदर को फोन करेगा, और फिर क्या होगा रिएक्शन में? लियारी पर ऑपरेशन मुसल्लत होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है अल्लाह का कि वो कत्ल भी बेनकाब हुआ। वो कोई गुलाम पटनी एक सेक्शन था एमक्यूएम का, उनको उन्होंने लियारी में मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया था। तो बड़ा कॉन्स्पिरेसीज थी लियारी के खिलाफ। एमक्यूएम अपने लोगों को मैनेज कर रही थी, वहाँ गफार जिगरी, अरशद पप्पू प्लस नबील गबोल, नबील अहमद खान गबोल, सरदार नबील अहमद खान गबोल। अच्छा, सरदार कभी मुखबरी नहीं करता, वो तो मुखबरी भी करते थे। वो खुद कहते हैं कि उज़ैर को मैंने मुखबरी करके बंद करवाया। तो मैं कहता हूँ सरदार साहब, मुखबरी नहीं होती, सरदार तो बड़ा इमेज होता है, बड़ा मोतबर, बड़ा एतबार का नाम, एतमाद का नाम, अपने लोगों का मुहाफिज। ऐसी नौबत ही नहीं आती कि रहमान तुम्हारे खिलाफ होता या उज़ैर तुम्हारा। अब सरदार तो सरदार होता है, जैसे बाप जी, जैसे घर का सरबरा। एनीवे हम उस पर नहीं जाते। तो ये चीज़ें थी। तो जब वो रेंजर्स के लोगों का भांडा फूटा, क्या हुआ, किसने किया, मर्डर किसने हुआ, तो रेंजर्स, रियासत और ऊपर के लोग, पुलिस की बात नहीं करता मैं, उनकी हमदर्दी लियारी के साथ अच्छी हो गई, और वो उज़ैर के मामला पे वो समझने लगे कि ऐसा नहीं है। ये लियारी वाले पे जब हम बार बार कहते थे कि लियारी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको तंग भी ना करो। लियारी तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था। ओके। तो अब जैसे बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अभी 2 दिन पहले कराची में आग लगी है गुल प्लाजा। बिल्कुल। तो अब आप अगर बुरा ना माने तो मैं उसकी भी बात कर दूं जी, कि गुल प्लाजा की आग लगी नहीं है, लगाई गई है। अच्छा। तो जिस तरह लोग मर गए वहाँ, जिस तरह अली इंटरप्राइजेस की फैक्ट्री जलाई थी। अब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि मुस्तफ़ा कमाल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम क्या क्या करते थे भाई लोग, सभी जानते हैं। अब जिसको भी पकड़े, अब तो ये बात मोहम्मद अनवर कह कह कर मर गए, सलीम शहजाद का इंतकाल हो गया, खुद मुस्तफ़ा कमाल ने कई बार कही, और ये बात जब 22 अगस्त 2016 के बाद ये कहा है। अब हमें पता है कि मनसूबा कौन बनाता था, भत्ता कौन लेता था, ना मिलने पे क्या करते थे। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है कि रिम्पा प्लाजा, क्योंकि अब चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, माल बहुत आ रहा है चाइना से, बाई सी, बाई रोड, बाई ट्रेन। और गुल प्लाजा की मार्केट तो बड़ी पॉपुलर थी पुरानी, मेड इन चाइना का माल वहाँ बड़ा मिलता था। तो हो सकता है कि रिम्पा प्लाजा के मालिक ने उस जगह को डिस्ट्रॉय करने से का आइडिया लगाया हो कि वहाँ एक नया प्लाजा बनाया जाएगा, या और किसी बिल्डर ने ये आइडिया किया हो। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे शहर में 10 मुहर्रम हराम को एम जिना रोड पे बड़ा ख़तरनाक बलवा हुआ था। जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स थी एम जिना रोड की, सबको जला दिया। अच्छा, मज़े की बात थी कि ये एक बिल्डिंग तो आपकी है, वो बच गई। 7 वाली हेरिटेज बिल्डिंग जल गई, उसके 7 वाली जल गई, फिर 2 नई बिल्डिंगें बच गई, फिर एक हेरिटेज बिल्डिंग जल गई। अच्छा, हेरिटेज की बिल्डिंग को तोड़ना भी मना था जी, लिस्टेड बिल्डिंग, और उसको ब्रिटिश एम्बेसी मॉनिटर करती थी। कराची वाटर बोर्ड की बिल्डिंग जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट है, उस पर एनुअल फंड देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिस तरह फ्री हॉल है। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फील्ड मार्शल से कहूँगा कि सर ये गुल प्लाजा जला नहीं है, जलाया गया है, इसकी इंक्वायरी करें। क्योंकि 4-5 दिन पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चाइना और शंघाई को कंपेयर किया था। तो मैंने कहा था, ट्वीट पर मौजूद है, कि जनाब आप तो कराची को बर्बाद कर रहे थे, हम तो शंघाई से बहुत आगे थे। पीतल वाली गली, पाक कॉलोनी में एक गली है जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट बनता था,
और आप यकीन करें 35-40 साल पहले मैं वहाँ से सामान खरीद कर अमेरिका में जाके बेचा करता था अपने शॉर्ट टूर पे। गुलदान, हैंडीक्राफ्ट की पीतल की चीज़ें, काशी की चीज़ें। उससे आगे आप जाएं तो वो एक इलाका है मेवाशा कब्रिस्तान के साथ गोलीमार का, वहाँ पे ओनेक्स मतलब मार्बल की चीज़ें आज भी वहाँ से चीज़ें जाती हैं। उस पे लोग मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प लगाते हैं रबड़ की, जो वहाँ जाके उसको वाइप आउट करके पीतल की स्टैम्प लगाते हैं, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन सिंगापुर। हमारा ओनेक्स आज भी जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप इतने ज़हीन लोग थे तो पीतल वाली गली क्यों तबाह कर दी, गोलीमार की ओनेक्स वाली मार्बल गली क्यों तबाह कर दी। और बीबी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक इलाका है औरंगी टाउन, जय औरंगी टाउन, वहाँ पे जरी गोटे का काम इतना अच्छा लोग करते हैं, वहाँ के जो मकामी लोग थे बिहारी, कि आप सोच नहीं सकती। मैंने एक्चुअली आपसे ये पूछा था कि जो उसका कत्ल हुआ था और उनके जो सर से फुटबॉल बना के खेला गया था जी, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ इंतकाम था या फिर एक दहशत कायम करने का तरीका था? देखिए मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था और मैं हाजिर नाजिर जान कहता हूँ अल्लाह को कि मुझे उसका इल्म भी नहीं था। अच्छा। और लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हबीब साहब को इत्तला नहीं पहुँचे, अगर शायद मुझे इत्तला हो जाती तो मैं उस पर मज़ाहमत करता। वह ये कि जब आप सरदार होते हैं, बड़े चौधरी होते हैं, तो पिंड के सारे लोग आपके वफादार होते हैं और हर कोई आपके आगे नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो जो मैंने तहकीकात की बाद में कि जनाब के जब उसको पकड़ के लेकर आए, उसमें भी 2 कहानियाँ हैं कि ये डील हुई थी ऊपर कि जनाब आपने इसको मारना है और वीडियो भी बना के भेजनी है, जिनके वो 2 बंदे मारे गए थे। ओके। वो कोऑर्डिनेट हुआ था। ये में थोड़ी टेक्निकल बातें हैं जिसको मैं खुलकर नहीं कहना चाहता। जी। तो हुआ ये कि जनाब के जब वो उसको इन्होंने पकड़ लिया आए तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का हिस्सा डालने लगा। किसी ने थप्पड़ मारी, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने क्या मारा और वो बहुत वर्ष सूरत हाल थी। मतलब एक तरह काफी टॉर्चर किया गया था। एक तरह का बलवा हो गया। फिर बताया कि वहां से उज़ैर तो चला गया था और लोग इतने मुश्तिल हुए कि उन्होंने उज़ैर को भी लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि वो अरशद के बारे में ये मशहूर था कि उसने लियारी के बहुत सारे लोगों के साथ कुछ चीज़ें की थी। अच्छा, यही हाल लोगों का था कि उस ज़माने में नबील भी अगर उनके हाथ आता तो वो नबील को भी मार देते। तो ये हुआ है हकीकतन। अच्छा, उसकी वीडियो भी मार्केट में आई जो मैंने नहीं देखी आज तक बतौर इंसान के। और मैंने उस वक्त भी उस कत्ल की मजम्मत की थी कि भाई आपके पास अल्लाह ने इख्तियार दिया भी था तो आप थोड़ा बहुत कुछ करके उसको पुलिस के हवाले कर देते। बिल्कुल। लेकिन ये गलत हुआ जो कुछ हुआ। अच्छा, कहा जाता है कि उज़ैर बलोच के दौर में बाकायदा टॉर्चर सेल्स बनाए गए। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। टॉर्चर सेल मैंने ज़रूर देखे थे। सैयद इकबाल हैदर के साथ सेनेटर थे हमारे लांडी में, जब 19 जून 1992 में कराची में ऑपरेशन हुआ MQM पर। ओके। तो उनके टॉर्चर सेल थे पीलीभीत, फिर वो तो वहाँ थी लियाकताबाद थी, तो ये MQM के टॉर्चर सेल की तरफ थे। और उसमें फिर एक मशहूर वाक़या था, 5 सोख्ता लाशें, इसमें एक लड़का था असगर, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के 5 वर्कर थे। उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा बेईमाना तशद्दुद करके उनकी लाशें जलाई थी। और लांडी में तो मैंने भी देखे थे, वो वहाँ की औरतें बताती थी कि बड़ा शोर होता था, ये लोग फांसी देते थे, ये करते थे। तो ये रहा है तस्वुर कराची में। अच्छा। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर दाग कहता हूँ कि मैंने लियारी में कोई टॉर्चर सेल नहीं देखा। किससे उनके बहुत सुने हैं। अच्छा, उज़ैर बलोच के हामी उनको रॉबिन हुड कहते हैं, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि रहमान डकैत को भी रॉबिन हुड कहा जाता था। लेकिन जो गरीब ताजर थे और उनसे भत्ता वसूल किया जाता था, तो 2 डिफरेंट किस्म की उनकी शख्सियत थी। आप यकीन कीजिए, मैं नाम भी देता हूँ, उनके नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। ये इल्ज़ाम बहुत था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी, और सारा इल्ज़ाम लियारी पे था।
अच्छा। अच्छा, मैं क्योंकि जब इलेक्शन के ज़माने में जब जैसे मैंने बताया कि मैं जब करीब रहा तो मैं चाह रहा था कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जी। लियारी का सॉफ्ट इमेज बिल्डअप हो, बिल्कुल। जो था और है। हम्म। सिर्फ हमें ये डिस्टर्ब कर रहा था भत्ता, पर्चियाँ वगैरह। जी। तो हमने फिर एक प्लान किया जफ़र बलोच शहीद के साथ। मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे वीटो पावर था रहमान पर भी और उज़ैर पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उज़ैर कहता था लोगों से कि हबीब साहब ने कोई बात कर दी तो फिर उसको हम डिनायल नहीं करेंगे, और आज तक मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जितनी बातें हमने पॉजिटिव की, अच्छी कही, तो मैं सबसे पहले एक ग्रुप बनाकर उसकी तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा। बिल्कुल। एक कैरेक्टर था अतीक मीर, अब भी है वो, कराची ट्रेडर्स के वो चीफ थे। अच्छा, उनके साथ तमाम कम्युनिटी के लोग थे। एक थे जमील खान, उनका ताल्लुक MQM से था। हम मिले आराम बाग में जाकर, वो बड़ा रिश्क था हमें उनसे मिलना उस इलाके में, कि वो जी। इलाका, अच्छा MQM तो पाकिस्तान की बादशाह थी ना, जिधर भी मार दे, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। हम वहाँ गए, उस जमाने में नए नए टेलीफोन आए थे, सेटेलाइट मोबाइल नहीं, डायलिंग फोन। हमने 2 फोन अलॉट किए लियारी के नाम पर। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फोन सामने रखे कि भाई ये फोन करें, ये फोन डायरेक्ट उज़ैर बलोच उठाएगा या जफर बलोच उठाएगा, जी। आप कंप्लेन करें, अगर ये 2 आंसर नहीं करते तो मेरा लंदन का ये फोन, आप मुझे फोन करें। जर्नलिस्टों ने बाकायदा उस नंबर पे कॉल की, जी। हमने अटेंड की। उसके बाद लियारी से ये एलिगेशन खत्म हो गया। अच्छा। ऊपर क्या करते थे ये लोग, हमारे दोस्त अहबाब, ये सारे भत्ते, सारे क्राइम ये करते थे, और घूम फिर कर क्या कहते थे, लियारी वाले। अच्छा, ये अच्छा कर रहे थे, इनकी बर्बादी में वही चीज़ हमें काम आई। आज सुन लो, मैं बता देता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम ज़हीन थे पॉलिटिकली। अब तो आपके सामने जो हबीब बैठा है ना, वो 5% ज़हीन है। 95% हमने अपनी जहानत, अपनी चालाकी और अपनी होशियारी गठरी में बांध कर दफन कर दी है। अच्छा। मैं इतना ज़हीन था पॉलिटिकली, अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग खार खाते हैं ना, लेग बुलिंग करते हैं। हमने बोला यार ये किसी हाल में भी खुश नहीं है। अच्छा, 5% में भी ये खुश नहीं है। अब ये तो मैं ख़त्म नहीं करूँगा भाई। तो हमने जफ़र से बात की कि यार ये तो बड़ा अच्छा है कि हर जगह हमारा नाम हो रहा है, और हम बैठे बैठे हिमालय का पहाड़ बन गए। लियारी गैंगवार, अमन कमेटी, डाकू डकैत, ये वो, कि भाई फोन हमारे नाम से करना। आपको फोन किया कि ये प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर, वरना तू तो गई है। अच्छा, फिर वो क्या करते थे, मैं आपको आज एक बात और बता देता हूं। उनका लबो लहजा बलोची वाला होता था, उमर शरीफ का। अरे तेरे को मैं जान से मार देगा, तुम कैसा बात करती है, अड़े 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 करके इन्होंने ये हरकतें की, जो मुईन अख्तर, उमर शरीफ करते रहे थे। और जो मैं बात अब बताने लगा हूं आपको, जी। ये बलोचों को भी अकल आ जाएगी। ये इतने ज़हीन थे ये MQM के लोग, और ये गेंडा स्वामी नारायण जो यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने बलोचों का एक ग्रुप बनाया, उनको पाक बनाई, टोपियां पहनाई, और उनको उन्होंने बलोच डिक्लेयर किया, जो थे MQM के लोग। और उनके सरबराह कौन थे, मोहम्मद अनवर, जो बेचारे मरूम मर गए। ये जाके यूनाइटेड नेशन के लोगों से मिले, जेनीवा जाके मिले, यूरोप में मिले, ब्रसेल्स गए, ब्रसेल, चाइना, इधर उधर, कि ये बलोच है। और उनके नाम पे ये डॉलर्स पकड़ते रहे। ये तो एक दिन क्या हुआ, जब डॉलर आप लेंगे और डॉलर तकसीम नहीं करेंगे तो मुखबरी तो हो जाएगी। बात लीक हुई, पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ऊपर के लोगों को भी और यहाँ के बलोचों को भी कि भाई तुम हो किधर, तुम्हारे नाम पे तो दुकान कोई और चला रहा है। तो इन्होंने बड़ी कमीनगी और बड़ी खतरनाक हरकतें की। आप यकीन करें, जब इनका दौर था ना बीबी जी। हमारे सिंध के लोग ओबाड़ों से आगे नहीं आते थे बेचारे। वो अपनी टोपियां बगलों में छुपा लिया करते थे। बलोच नहीं आते थे, कराची नो गो एरिया था। अरे बलोचों को तो छोड़ने, सिंधियों को छोड़े, आपका इमरान खान इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, वो कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सका। डिपोर्ट इन विद इन अ कंट्री। जस्टिस चौधरी इफ्तिखार
वो कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सके। क्यों? यहाँ से अल्ताफ भाई ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ ने कहा था ना कि देखा ताकत का इस्तेमाल, लाहौर में मुक्का ले रहा था, तो कराची में तो सर जो भी अल्ताफ का यार था वही था, अल्ताफ का गद्दार, मौत का हकदार। पूरे 10-11 साल जनरल मुशर्रफ ने इन पे हाथ रखा। इमरान खान साहब अगर कराची आए 2014 में, तो थैंक्स टू जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, थैंक्स टू लियारी गैंगवार एंड मैनी थैंक्स टू हबीब जान जिसने वो ब्रिज बनाया। राबिया जिया जिंदा हैं, फ़ोन करके पूछ लें। इमरान से मेरी भी बात हुई, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की भी बात हुई। हमने पैसे भी नहीं लिए, हमने अपने पैसे देके सुजुकियाँ ट्रक अरेंज किए और उनको कराची में ये हमने आइडिया दिया एस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान एक नाम तो था ना। तो बीबी, मैं आपसे ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि लियारी इनोसेंट था, इनोसेंट है और रहेगा। इक्का दुक्का % तो क्रिमिनल हो सकते हैं, करोड़ों फरिश्तों में एक इब्लिस भी तो था ना। कोई एक आध हमारे यहाँ इब्लिस है तो उसको तो आप माफ कर दें। 99% हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान लियारी वालों ने बनाया, कायदे आज़म लियारियन थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर हमारे पास रहकर गए तो वो भी लियारियन थे। सेठ आबिद भले वो लाहौर का रहने वाला हो, ये लाहौर का, वो कहते हैं ना लाहौर है, नहीं वो तो लियाड़ी में आया ना, लियाड़ी में, और लियाड़ी में रहा भाई। तो हमारा तो बड़ा रोल है, अब आप माने ना माने, वी डोंट केयर। अच्छा, उज़ैर बलूच खुद एतराफ़ किया उन्होंने कि वो पीपल्स पार्टी के लिए ही काम करते रहे हैं। जिस तरह से फरियाल तालपुर का नाम भी उन्होंने लिया था कि मैं उनके लिए काम करता रहूं, लेकिन जब उन पे ये सारी एक कहते हैं ना कि मुसीबत आई और ये सब कुछ हुआ, तो फिर पीपल्स पार्टी ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? ये हमेशा होता रहा है। हजारों खरबों फरिश्ते थे, जब इब्लिस को निकाला तो अकेला ही गया ना बेचारा जी। तो ये तो रिवायत है, मजहबी भी, सियासी भी और दुनिया की भी। आज मोदी अकेला है, ट्रम्प हमारे साथ है जी, है ना। वो कितने बड़े बड़े जुलूस निकालता था, आज इमरान खान बेचारे बंद हैं। तो ये रिवायत है, बदलती रहती है कि दस्तयाब सूरत के मुताबिक पॉलिटिकल लोग फैसले करते हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर को भी चाहिए, लेट मी फिनिश, पॉलिटिकल वर्कर को चाहिए कि दस्तयाब सूरत के मुताबिक काम करो। इतनी दरबारगिरी करो, इतनी ज़मीर मुतमईन रहे। तो उज़ैर को मैं कहता था, किसी हद तक उन्होंने मेरी बात मानी भी थी। लियारी में पीटीआई, जमात इस्लामी जो 2-3 ग्रुप थे, हमने उनको जब एक्सेस दी तो वजह हमारी यही थी कि कल कला को जब पीपल्स पार्टी हमसे आंखें बदले तो हमारे पास ऑल्टरनेट ग्रुप भी तो हो। बिल्कुल। अच्छा, जब उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया गया तो पीपल्स पार्टी ने फ़ौरन कहा कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, जान छोड़ाना तो जरूरी था। तो फिर ये यूज एंड अब्यूज ना हुआ? यही होता रहा है। अच्छा, यही होता रहा है। देखें, अब फैमिली की बात करें तो हमेशा हस्बैंड, माँ मजबूत हो तो माँ के साथ ही खड़ा होता है, वो बीवी कितनी ही प्यारी की ना हो, लेकिन माँ की बात मानी जाती। आजकल की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे दौर में तो ये होता था कि जी अब्बा को जो अम्मा ने कह दिया, दादी दादी है ना जी, दादा दादा है। तो ये इस पे कोई दुख की बात नहीं है। मैं पॉलिटिकल वर्कर पीपल्स पार्टी का था, शहीद बीबी हमसे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने हमेशा मैं सपोर्ट किया। तो उनके जाने के बाद हमने महसूस किया, ग्राउंड को स्टडी किया, ग्राउंड रियलिटी को मॉनिटर करने के बाद हमने कहा कि आसिफ अली जरदारी से हमारा डाक खाना नहीं मिलेगा। मोहतरमा या भुट्टो खानदान एक डिफरेंट चैप था जी। भुट्टो साहब अपने लोगों से प्यार करते तो आखिर तक खड़े रहते थे। यही क्वालिटी बेगम भुट्टो साहबा में थी, यही क्वालिटी शहीद बेनज़ीर साहबा में थी। मैं बिलावल भुट्टो के लिए कुछ नहीं कह सकता कि ज़ाहिर है उसका ज़्यादा वक्त जरदारी साहब के साथ गुजरा है, तो वो बोलता है ना कि वो रंग तो चढ़ ही जाता है। तो उज़ैर बलोच की ये बदनसीबी थी कि उसका वास्ता पॉलिटिकली तौर पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ इतना नहीं पड़ा जितना फरियाल साहबा के साथ या जरदारी साहब के साथ था। अब वो जरदारी साहब के साथ जो उनकी टीम है, दे ऑल मेटेरियलिस्टिक कमर्शियल लोग हैं। वो तो आपको लगता है कि जो इनके बेटे हैं बेनज़ीर साहिबा के, बिलावल साहब, इनमें कुछ झलक नजर आती है आपको बेनज़ीर साहिबा की? झलकियों से थोड़ी काम चलता है। झलकियों से तो
जलसे की खूबसूरती बढ़ती है कि वहाँ ये था। आपका पूरा एक्ट 100% होना चाहिए। बिल्कुल। झलकियों से, झलक से काम नहीं चलता, मैं नहीं समझता। लेकिन मुझे लगता है कि बेनज़ीर साहिबा भी खुल के कुछ नहीं कर सकी थी, उनके ऊपर भी जरदारी साहब का बहुत एक प्रेशर था। मेरा नहीं ख्याल, जितनी मीटिंग्स हमने अटेंड की हैं, जितनी मर्तबा उन्हें मैं सुना है, वो बहुत दबंग, दिलेर, दूरंदेश खातून थी। अच्छा। अगर ऐसा होता, उसके बाप को तो शहीद किया था एटम बम बनाने के नाम पर, वो पर मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं लाती। समझ रही मेरी बात? जी सबने मना किया था कि तुसी की कर रहे हो। बिल्कुल। उसे वतन का दिफा अजीज था, और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा जनरल असलम बेग का कि उसने बड़ी हिम्मत की और ये इस बात को टीवी पर कहा आकर कि बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम, बहादुर, दिलेर औरत थी कि जिसने इस डील को फाइनल किया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इतनी दिलेर थी जी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मामले में भी बड़ी फ्लेक्सिबल थी, वरना आज ईरान टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं हो। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, फ़ौजी अदालत ने उज़ैर बलोच को ईरान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई। एक शख्स जो ख़ुद को लियारी का मुहाफ़िज़ कहता है, तो वो मुल्क के राज फ़रोख्त कर सकता है क्या? वो मसले थी फौज की, उस पर हम ज़्यादा बात ना करें ओके। तो बेहतर होगा। बस इतना देखें उज़ैर ने कितना बड़ा काम किया है, जी उस पर आप अगर थोड़ा सा भी गौर करेंगे, धुरंधर फिल्म को उन्होंने वो फिल्म को डाइवर्ट किया है ना। जी वो यही चाहते थे कि कराची में जो बंदा था जिसका नाम है कलभूषण, उसका अच्छा नाम है कोई रखा था इन्होंने, मुस्लिम नाम, उसने किसी ना किसी जगह रिप्लेस करना था। ठीक है ना। अब वो अरेस्ट हुआ है, उसकी जब तहकीकात होगी तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन होगा। और मैं जानता हूँ उसकी माँ को भी, उसकी माँ ने कहा है उज़ैर की, और मैं भी ये कहता हूँ कि मैं उज़ैर के साथ इतना रहा हूँ, अगर हमें 1% भी साहिबा होता कि ये गद्दार है तो पहले उसकी माँ उसको मार देती। तो हमारे यहाँ आपको जानकर ये हैरत होगी कि पाकिस्तान की मरात में हमें 1% हिस्सा नहीं मिला। अभी क्रिकेट वालों ने मैच जीता, उनको 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ दे दिए, हमारी पूरी टीम को 5 लाख दिए। तो 16 लोगों की फुटबॉल टीम, 5 लाख, 10-15 हज़ार भी इससे में नहीं आए। बिल्कुल। और हमारे लोग आज भी, अभी एक हमारे यहाँ किरण फाउंडेशन है, उसकी बच्चियां फ्रांस गई हैं ट्रेनिंग के लिए फुटबॉल, अपनी मदद आप कहते हैं। और हमारी फुटबॉल एकेडमी है, अमाद एकेडमी, एक अनवर भट्टी साहब है, उनकी स्कूल है रोज़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो आज भी इस उम्मीद के बगैर अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उन पे खर्चा भी करते हैं कि हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं, मेरिट तो वहाँ है नहीं, कोई किसी को रहम आ जाए तो कुछ हो जाए, लेकिन वो अब भी नाउम्मीद नहीं है। आज एक लड़की को मैंने देखा है बैंजो बजाते हुए, यास्मीन नाम है उसका, नौशकी की रहने वाली बलोच है। तो उसके बाप दादा का जो फन उसको डाइवर्ट हुआ है। आज मैंने बात की है सैयद अहमद शाह, जो आर्ट काउंसिल कराची के चीफ हैं, हमारे दोस्त हैं जी। उन्होंने कहा है कि हबीब मुझे लाजमी भेजो। और फिर मैं बात कहूँ कि रहमान का विजन भी बहुत दूर का था। तो हम इस मायूसी के बाद भी कि आप खुशामद करें, दरबारी हो तो आपका बच्चा नौकरी पे लगेगा, या फिर आप नौकरी खरीद सकते हो। हकूक की बात करने वाले एमक्यूएम के लोगों ने नौकरियां बेची और अब भी बेच रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए कोई आड़ महसूस नहीं होती, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर तक नौकरियां मेरिट पे या सिफारिश पे मिल जाती थी। वो कोई खातून थी B.A. कुरैशी, उनको आप दरख्वास्त देते थे, 2-3 रुपए का पोस्ट करके उसको मिलती थी, और नौकरी दरवाजे पर पोस्टमैन नोक करके दे जाता था। अब तो नौकरी होती क्या है, अखबार में छपती है, लोग दरख्वास्तें भेजते हैं और होता कुछ भी नहीं होता।
कोई पुलिस की नौकरी पता नहीं कितने लाख की है, कोई करोड़ की है, कोई क्या है, बड़ा जुल्म है। अब तो एक और तमाशा हुआ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां भी घपले शुरू हो गए। तो आप क्या, बहरहाल क्या इकबाल अपनी कश्ते वीरा से अब भी मायूस नहीं। जी। अच्छा, उज़ैर बलूच पे क्योंकि उन पे जब ये इल्ज़ाम लगे तो सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था, बहुत सारे इल्ज़ाम थे। एक इल्ज़ाम उसमें से ये भी था कि लियारी के बच्चों के हाथ से कलम लेके उनके हाथ में क्लैशनकोव्स पकड़ाई गई। उनको तालीम से जो है वो दूर रखा गया। और कहते हैं ना कि जहाँ पे हम तालिब इल्म तैयार करते हैं वो एक पूरा गैंग तैयार कर रहे थे। वेरी गुड। अब मैं इसका जवाब दूंगा। वो जो भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं, कि उनके पास तो कुछ था नहीं करने को। उज़ैर बलोच से पहले हम रहमान में, वो तस्वीरें मैंने इत्तफाक से कल ही रात को डाली हैं, रहमान के वालिद की लाइब्रेरी, जी मैंने शायद पहले भी कहा था, जो बिल्कुल बिल्कुल उसकी तस्वीरें अब मौजूद हैं। जी जनरल अयूब खान वहाँ जाके उसको विजिट कर रहा है। रहमान ने अपने दौर में, जैसे मैंने कहा था ना, मेडिकल कॉलेज ये वगैरह, उसके बच्चे फोन कर ले, उनके बच्चों ने धमाका किया हुआ है, धमाल डाली हुई है सोशल मीडिया पे। वो कबीर, जिसे मैंने कहा था कि वो पढ़ने के लिए वो लंदन आना चाहते हैं, लेकिन अभी कहाँ हैं वो, उनके बेटे कहाँ हैं? सब पाकिस्तान में मौजूद है माशाल्लाह। उसमें एक रहमान के भाई का बेटा काउंसिलर है पीपल्स पार्टी की सीट पर। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे वो MP MLA बनेंगे, उनके बड़े ख्यालात अच्छे हैं। लेकिन ये जो सारे इल्ज़ाम हैं, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ मुंह से एक इल्ज़ाम कह रहे हैं, ये उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे दायर किए गए, ये सारे इल्ज़ाम उनमें लिखे गए। आई नो कि बहुत से इल्ज़ाम से वो बरी कर दिए जा चुके हैं, लेकिन जो एक मेन इल्ज़ाम है जिसकी वजह से वो आज भी अंदर हैं, वो है स्पाई का, वो है जासूस का। नहीं देखे ना, वो आप कहने को पाकिस्तान में अगर अदालतें आज़ाद हों जी तो उसको इस इल्ज़ाम पे करोड़ों खरबों देने पड़ेंगे। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपको कातिल लगता हूँ? नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको दहशतगर्द लगता हूँ? बिल्कुल अगर भी नहीं। रियासत अच्छी हो तो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे दे, कि मैंने अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर, कारोबार छोड़कर मैं क्यों उनकी तरफ गया, रहमान की तरफ या उज़ैर की तरफ। रहमान की शहादत के बाद मैं बोलता उज़ैर से क्या लेना देना, जान छुड़ाओ। रियासत मेरी हिफाजत नहीं कर सकी। मैं टिकट होल्डर हूँ पीपल्स पार्टी का, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, और मैं जीता हुआ हूँ। ये हारे में भी जो फॉर्म 47 का इतना हंगामा करते हैं ये लोग। फ्रेंच TV ने मेरे साथ एक दिन गुजारा, अभी आता है जी, फ्रांस का जो TV है, जी जी, उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि इससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमने नहीं देखा। कि हमने यहाँ का इलेक्शन देखा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख वोट लेने वालों को हमने महदूद रखा 26,000 तक। फारूक सत्तार साहब आए ना, मुझसे बात करें, आप उन्हें बुलाएं, आप बुलाएं, टिकट हम देंगे उनको, बिजनेस क्लास की, फारूक सत्तार को, कि बताएं इलेक्शन में क्या हुआ, आपने क्या किया और हमने क्या किया। बात ये नहीं है, जब रियासत आपकी हिफाजत नहीं करेगी, रियासत आपकी FIR नहीं काटेगी। मैं अगर इंग्लैंड में होता और ये होता तो मैं आज बिलियनर होता। इन पे केस करता, सू करते हैं ना यहाँ पे, तो कि आपने जी झूठा एलिगेशन लगाया, आ जाए बात करते हैं या साबित करें। अब मुझ पे इतनी FIR इन्होंने काटी, इनका बस नहीं चलता था। मेरा वकील दुनिया का टॉप का वकील, बैरिस्टर, ऊपर से जज, मोहतरम ख्वाजा नवीद अहमद। और मैं आपको एक बात और बताऊँ आज आपके नॉलेज के लिए, इस हबीब ने, फ्रेंड्स ऑफ लियारी इंटरनेशनल हमारी एक तंजीम है, हमने पाकिस्तान में जब वो लिया ना, क्या कहते हैं, सू मोटो, अस खुद नोटिस, जस्टिस चौधरी इफ्तिकार ने जब एक्शन लिया तो सबसे पहला फरीक हम बने। अच्छा। PLD एक होती है सुप्रीम कोर्ट की बुक जिसमें रेफरेंसेस भी होते हैं, वो केस निकाले ना, हम बने, फिर ये बने। बिल्कुल। अगर हम डाउट होते, हम मशकूक होते, तो मैं पाकिस्तान की हाई फाई अदालत सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं बनता। लॉर्ड नजीर हमारे सरपरस्त हैं, सिबतुल्लाह कादरी मारूफ कानूनदान हमारे एडवाइजर थे, और हमारे वकील जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद अहमद, जिनका एक बड़ा प्रोग्राम मारूफ है, ख्वाजा की अदालत, ख्वाजा नवीद की अदालत। जी जी जी। तो रियासत तो सर हर 3 साल के बाद अपना बयानिया बदल दें। जाग पंजाबी जाग, एक नया बयानिया, इया का नाबुदो इया का नस्तिन, एक नया बयानिया, फिर एक नया पाकिस्तान, तब्दीली, मुशर्रफ का अपना बयानिया, सबके अपने अपने बयानिया।
अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि आ, रहमान साहब के टाइम पे बहुत से हॉस्पिटल्स भी बने, बहुत से बच्चों मैं को वही बात करना जी चाह रहा बच्चों की तालीम की तरफ लाया गया, फुटबॉल की आपने मतलब बहुत उन्होंने काम किया। अब उज़ैर के पास बहुत जो था, पैसा भी था, सब कुछ था, क्योंकि उनके पास ताकत आ चुकी थी, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों नहीं की? नहीं नहीं, उज़र तो कंटिन्यूटी थी। रहमान के लगाए हुए पौधे आज तनावर दरख्त हैं, तो उसका पानी उज़र ने दिया है, अच्छा। हबीब जान ने दिया है, जफर बलोच ने दिया, उसकी टीम ने दिया है। देखिए मैं बताऊं आपको, पहले सवाल का जवाब इस दूसरे में भी। जी शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, जी फंड्स तो इनके थे रियासत के, जी इम्प्लीमेंट हमने करवाया। बिल्कुल। और उस मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह पता है किसने किया? अब्दुल सत्तार ईदी ने। ईदी साहब ने। हम चाह रहे थे कि हेल्थ मिनिस्टर करे, डॉक्टर सगीर जो एमक्यूएम के थे, वो आना भी चाह रहे थे। जी 10 बजे प्रोग्राम चेंज हो गया, यहाँ से फ़ोन आ गया, उन्होंने आइडिया बदल दिया। फिर आप आ जाएं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। जी अब उस यूनिवर्सिटी को बनाने में हमें जो मेहनत करनी पड़ी, मुझ पे 3 हमले हुए कातलाना। अच्छा। ये गवर्नर हाउस के स्टाफ ने इंफॉर्मेशन दी हमें कि कल शाम 6 बजे तक अगर यूनिवर्सिटी का फाइनल सिग्नेचर नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी नल एंड वाइट हो जाएगी, आईनी तौर पे कोई मामला। जी हमने बहुत बड़ी रैली निकाली, गवर्नर हाउस का घेराव किया, और थैंक्स टू जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनकी इंटरव्यूइंग के बाद वो यूनिवर्सिटी का बिल साइन हुआ। तो हमारी क्या बनी? शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियारी यूनिवर्सिटी। और इनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ा? मोहतरम गेंडा स्वामी नारायण अल्ताफ हुसैन साहब को, मलिक रियाज के पास। मलिक रियाज को जानती हैं आप? बहुत बड़े आइकॉन टैकॉन बिल्डर, हैदराबाद में बोला हम बनाएंगे अपने बाप के नाम। तो अल्ताफ साहब के वालिद का नाम है जनाब नज़ीर साहब, आई एम नॉट श्योर, बट मोहम्मद नज़ीर इसी नाम। वो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। हमने, लियारी के दहशतगर्दों ने, अमन कमेटी के गुंडों ने, डकैतों ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर आप आ जाएं, फुटबॉल हाउस रेंजर्स के कब्जे में था, पीपल्स प्ले ग्राउंड रेंजर्स के कब्जे में था। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उस जमाने के डीजी और जो भी थे कमांडर, वो खाली हुए। हमारे यहाँ पर फुटबॉल की तरक्की हुई। लियारी की बेटियों ने फुटबॉल बॉक्सिंग खेलना शुरू की, और आज दुनिया में जा रही है हमारी बेटियां, वो लियारी की बेटियां हैं। हम तो कहते हैं पाकिस्तान की बेटियां हैं। जी तो आप कहते हैं कि उज़ैर के दौर में या रहमान के दौर में ये जुल्म हुआ है। और हाँ, एक बात आपको और बताऊं, अमेरिका के कहने पे जो आपने तालिबान बनाए थे, वो लियारी में भी थे, रहते थे। फिर हमने उनसे कहा था कि तुम अफगानिस्तान के लिए बने हो भाई, लियारी में ना नाई की दुकान बंद होगी, वो बोलते दाढ़ी नहीं कटेगा, और ना हीरा मंडी बंद होगी। माजरत के साथ, हीरा मंडी क्योंकि लियारी के बॉर्डर पे है, अंग्रेजों ने बनाई थी, चार्ल्स नेपियर ने अपनी फौज के सुकून के लिए। नाम तो वही है ना। उस हीरा मंडी को इस्तेमाल किया अल्ताफ हुसैन ने। अभी एक वीडियो चल रही है, वहां पे इन्होंने कोत बनाई, कोत कहते हैं असला का डिपो। अच्छा। और वो डिपो रेंजर्स ने बरामद की, दरामद की, जो भी था, दरियाफ्त किया, पकड़े गए वो। आप यकीन कीजिए कि अल्ताफ भाई की साथ तो ज्यादती ये होगी कि उन्होंने माल बड़ा पकड़ा, नेटो का माल खुद भी रखा, ये इस्तेमाल नहीं कर सके। बाकी लियारी ने अपने फुटबॉल को, अपनी साइकिलिंग को, अपनी बॉक्सिंग को, अपनी बच्चियों को उनकी एजुकेशन के लिए किया। हाँ, जो बेरोजगार थे, कोई आना चाहता था बंदूक चलाने के लिए, तो बंदूक चलाने वाले भी तो जरूरी थे ना। तो बंदूक चलाने वाले चंद रख ली तो बुरा तो नहीं किया। हिफाजत भी तो जरूरी है। हिफाजत आपका मजहब कहता है, इस्लाम कहता है, दुनिया का कानून कहता है। जब आपने हमें नेता छोड़ दिया, बे यारो मददगार छोड़ दिया, पूरा शहर आपने अल्ताफ को दे दिया। एक जनरल आया, बोले अल्ताफ तो साड़ा भाई है। आपके नवाज शरीफ आए, बोले जी अल्ताफ भाई साड़ा भाई है। आपने जाम सादिक की रेट किया, आपने क्या कुछ नहीं किया। तो लियारी के लोगों ने अपनी हिफाजत की तो क्या बुरा किया। और हाँ, कल फिर कोई ऐसी हरकत हुई तो
तो हम अपनी हिफाजत करेंगे। हबीब मर जाएगा, उज़ैर मर जाएगा, रहमान मर गया, अल्लाह ताला ने हिफाजत का जुम्मा लिया हुआ है, कोई ना कोई उससे रिप्लेसमेंट करेगा। तो ये इल्ज़ाम था और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और तरदीद करता हूँ पुरजोर। हमने एजुकेशन पे बड़ा काम किया और आज भी वो बिल्डिंगें मौजूद हैं, लोग पढ़ते हैं, शहर की बच्चियाँ आती हैं, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। जी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है अभी। प्लीज आखिरी। थैंक यू वेरी मच। उज़ैर साहब को लेके ये क्वेश्चन मैंने आपसे रहमान को लेके भी लास्ट क्वेश्चन यही किया था। ओके। कि आपकी नज़र में वो विलन हैं या फिर वो हीरो हैं? अगर वो हीरो हैं तो लियारी जो है वो अभी इस वक्त, हम उस वक्त की बात नहीं करते, हम इस वक्त की बात करते हैं। इस वक्त थोड़ा सा उसकी हाल इतना अच्छा नहीं है लियारी का, और अगर वो विलन था तो इतने बरसों तक निज़ाम कैसे चलता रहा? देखिए जी, ये तो अपने अपने सोच की बात है। बद ने बद जाना, नेक ने नेक जाना। जी। ठीक है ना। लियारी से तो बुरा हाल इस्लामाबाद का है, वहाँ दरख्त काट दिए गए। लाहौर का एक शहर अच्छा है, सबब तो जो है ना वहाँ का भी बुरा हाल है। मुझे ये लाहौर नहीं पसंद। लियारी पे इतना जुल्म हुआ है, वो रियासत की नाअहली है। अब गुल प्लाजा जो जला है, लोग कहते हैं मेयर जिम्मेदार। मैं कहता हूँ मेयर से ज़्यादा जिम्मेदार वज़ीर आला है। वज़ीर आला से जिम्मेदार जो है वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म से ज़्यादा जिम्मेदार सदर है। यहाँ पे तो आप देखती ना कि फीडबैक होता है, फॉलोअप होता है। हम ना फीडबैक लेते हैं ना फॉलोअप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उज़ैर जो है मेरे लिए हीरो है कि उसने ना मसाइद हालात में गद्दारों की मौजूदगी में, उनके पास इतना असला, इतनी बैक, रियासती सपोर्ट उनके साथ होने के बावजूद हिम्मत दिखाई और अपने शहर को, अपने इलाके को बचाया। मैं कल भी ये बात कर चुका हूँ, बार बार करता हूँ कि टिक्का खान का जो एक्ट था, लोग बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ वो ठीक था कि गद्दार मौत का हकदार है। जब तुम कहते हो कि कायद का गद्दार, कायद से मुराद अल्ताफ का गद्दार, मौत का हकदार, हम कहते हैं वतन का गद्दार, मौत का हकदार। अब वतन को आप पाकिस्तान कहो या लियारी कहो, वतन तो वतन ही है ना। जी। तो उज़ैर बलोच का रोल बहुत अच्छा था, है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। रहमान का रोल अच्छा था, जो उसने शमा जलाई थी, आज तक वो जल रही है। जिस तरह ओलंपिक गेम की मशल जलती है, हैंड टू हैंड ट्रांसफर होती है। तो मेरा ख्याल है आप उज़ैर को बुरा कहें, वी डोंट केयर, वी डोंट माइंड। आप अपने अल्ताफ को हीरो माने, वी डोंट केयर। हिंदुस्तान का PhD अमिताभ बच्चन जब पत्थर को अपना खुदा मानता है, ये तो फिर जिंदा लोग हैं ना। हम तो इनको इंसान मानते हैं, अजीम मानते हैं, तो हम इस पे कोई परवाह नहीं करते। और देखिए, आर्मी चीफ अपने हल्फ तक वफादार है मुल्क का, उसके दिफा का। हम बगैर हल्फ के वफादार हैं मरते दम तक। ये बड़ा फैसला है। तो आज आप किसी को, जनरल क्यानी को बुलाएं कि जी आ जाओ, बोलेगा आप तुझे पागल हो गए, मेरे बॉर्डर तक जाना है। वो अपने हल्फ तक ही, छड़ी तक ही वफादार है। हमारे पास ना छड़ी है, ना बंदूक है, ना टैंक है। अजान दी बाप ने मुसलमान, स्कूल गए तराना पढ़ा तो पाकिस्तान, मौलवी का खुतबा सुना हकूकुल इबाद, तो हम तो उस चीज़ के कायल हैं। हाँ, जो हमें कहेगा कि खुदा दो हैं, वो हमारा दुश्मन है। जो कहेगा कि जी ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। जो कहेगा कि पाकिस्तान ऐसा है, तो वो हमारा दुश्मन है। तो ये बात रहमान ने भी साबित की है, उज़ैर ने भी साबित की है, और उज़ैर की औलाद, रहमान की औलाद ये साबित करेगी। और लियारी का बच्चा, चाहे वो बच्चा लियारी का महाजिर हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आप कहेंगे कि मैं इनके नाम क्यों लेता हूँ, कि हमारे लियारी में सब है। जी बिल्कुल। हमारे लियारी में मंदिर भी महफूज है, गिरजा घर भी महफूज है, और तमाम कम्युनिटी, जब MKM का बहुत झगड़ा था तो हमारे लियारी में मुहाजिर भी बहुत थे। आज भी लियारी में बिहार कॉलोनी है और बिहारी गली है, नाम नहीं बदला। लियारी में आज भी आगरा ताज है, आगरा के रहने वाले। और मैं आपको बताऊं कि लियारी का जो जमात इस्लामी का मेंबर पार्लियामेंट बना था ना, वो बलोच नहीं था, वो सिंधी भी नहीं था,
वो ब्रोही भी नहीं था, वो एक बिहारी था, बिहारी था। उर्दू बोलने वाला था। जी। तो लियारी के लोगों का दिल दिमाग कुशादा है, बड़ा है, और आप हमारे लोगों के लिए कुछ भी कहें, मेहनती हैं। और पाकिस्तान की मैशियत में जहाँ कराची का 70% रोल है इकनॉमी, तो 20% 30% साड़ा भी रोल हैगा। जी बिल्कुल। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ये ना हो कि इंडिया ने जैसे धुरंधर बनाई इस तरह से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसका पार्ट 2 भी आ रहा है मार्च में, उससे पहले आप लोगों तक उज़ैर बलोच की एक छवि ज़रूर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो हम देखने जा रहे हैं उसमें क्या सच है क्या झूठ है। और ऐसा ना हो कि हम धुरंधर के बाद जिस तरह से रहमान बलोच को जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है या लोगों को पता चल रहा है, ये हम पहले से एक इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। और हबीब साहब को दोबारा से ज़हमत देने का मकसद भी यही था थैंक यू। कि हम जो एक लड़ी चली बलोचों की, जो रहमान बलोच तो हमेशा से हैं, लेकिन जो रहमान बलोच से चली और आगे उज़ैर बलोच तक पहुंची, वो आगे और कहाँ तक जाती है और उज़ैर बलोच का लियारी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह दोबारा से इसी तरह हम दोबारा से आएंगे एक नए मेहमान के साथ और एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।